नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रदेश में निकाय चुनाव के माहौल के बीच धामी कैबिनेट द्वारा यूसीसी पर निर्णय लेने के बाद कांग्रेस इसे एक और जहां आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है और इस पर केंद्र सरकार का अधिकार असंवैधानिक करार दे रही है, वहीं भाजपा ने भी अब यूसीसी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही चुनाव में अपनी जीत का रास्ता साफ बताया है। इस पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल का कहना है कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता इसको नाकाम करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव पर भी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जो प्रदेश की जनता के हित में काम करेगी। आपको बताते हैं कि यूसीसी आने से उत्तराखंड में क्या बदलेगा। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी शादी की रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का एक समान कानून होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। यूसीसी लागू होने से पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान होगी, यानी 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी लागू होने पर हलाला और इद्दत की प्रथाएं भी बंद कर दी जाएंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी यूसीसी में कराना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भी शादीशुदा जोड़ों के बच्चों की तरह ही अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसी पूजा पद्धति परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपको बता दें कि अब चुनाव बहुत नजदीक हैं, इसी में भाजपा ने यूसीसी लागू करने का कदम उठाया है। यूसीसी में बहुत बदलाव भी देखे जा सकते हैं, जिनमें अभी हम आपको बता रहे थे कि यूसीसी लागू होने से किन किन चीज़ों पे रोक लगेगी या क्या क्या चीज़ें अलाउ की जाएंगी। आपको बता दें कि यूसीसी कानून लागू होने से पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लग जाएगा। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान यानी 18 साल की होंगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी दिया जाएगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, बिना भाजपा ने यूसीसी लागू अभी करना शुरू किया है चुनाव के बिल्कुल पहले, ये भाजपा के कितने पक्ष में जाएगा? देखिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू नहीं किया गया है, मंथन किया गया है और बातचीत की गई है, लेकिन हाँ ये है कि जल्द लागू होने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कल बैठक हुई हुई, कल कैबिनेट की बुलाई गई थी और जो है चुनाव चल रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूसीसी लागू हो। लेकिन वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र का मामला है, ये प्रदेश में पहले कैसे लागू होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की जो यूसीसी है यो केंद्र सरकार कर सकता है लागू। लेकिन उत्तराखंड में 2022 जब चुनाव हुए थे, तब उनके घोषणा, भाजपा के घोषणा पत्र में था कि सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। उसको लेकर लगातार मंथन बैठक चल रही थी। तो कल जो बैठक हुई तो उसपे ये रखा गया है कि जल्दी लागू होगा। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ कि कब लागू होगा, लेकिन ये कोशिश है उत्तराखंड सरकार की कि जो हमने वायदा किया था उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए, तो वो हम पूरा करें। और जिन मुद्दों पे कल बात हुई वो ये था कि जो भी खामियां हैं, जो भी कोई दिक्कतें हैं, वो जल्द पूरी की जा रही हैं। वैसे कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है यूसीसी लागू होने में, लेकिन ये है कि जो भी अगर थोड़ा बहुत कोई कमियां रहती है या कुछ दिक्कत होती है, तो उसको लेकर लगातार बैठकें और मंथन चल रहा है। और लगातार 3 साल से मंथन चला। लगातार जिस तरीके से
सभी यूसीसी के जो मेंबर थे या कैबिनेट थी या मुख्यमंत्री धामी कुछ पूर्व जज थे, तो लगातार मंथन चल रहा था। अब जाके ये हुआ कि किसी दिन भी लागू किया जाएगा। जी, शेड्यूल ट्राइब को यूसीसी से बाहर रखना ये कहां तक सही है और ऐसा क्यों किया गया है? वो भी तो जनता का उतना ही हिस्सा है, वोट में भी भागीदारी उनकी आम लोगों की तरह ही है, तो उनको बाहर क्यों रखा गया है? देखिए, कुछ मसूदे ऐसे हैं जिन पे अभी भी मंथन चल रहा है कि किसको बाहर रखा गया, क्यों बाहर रखा गया है, तो काफी चीजें दिक्कत हो रही है अभी भी, इसलिए लागू नहीं किया गया है। लेकिन मंथन चल रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे ही अगले मंथन होगा, अगली चीजें आएंगे, तब जाके साफ होगा कि ये क्यों बाहर रखी गई है और क्यों किस तरीके से किया गया है और किन कहाँ पे यूसीसी लागू होगा। तो काफी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड में जो 2022 में वादा किया था, लगातार धामी ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि यूसीसी लागू, हमारा जो पैटर्न था चुनाव के टाइम वो हमने लागू करना है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी मसले में हैं। जो उत्तराखंड जो मुख्य विपक्षी दल है, उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो केंद्र सरकार के वो था कि केंद्र को लाएगी, युक्त कानून को लाएगी, ये नहीं कि राज्य सरकार। लेकिन अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार लाती है तो फिर केंद्र जब यूसीसी लाएगी उसमें और इसमें कितना बदलाव होगा या क्या रहेगा। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद सतीश जी। रुड़की के कस्बा झबरेड़ा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी ने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान चलाया है। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और कांग्रेस के लिए समर्थन भी मांगा। किरण चौधरी ने अपने अभियान के दौरान जनता से वादा किया कि वो झबरेड़ा क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने पर केंद्रित होंगी। उन्होंने क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने और समस्याओं को समाधान का भरोसा दिलाया है जनता को। किरण चौधरी ने कहा, मैं जनता के हर सवाल का सम्मान करती हूं, समस्याओं का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी से वादा करती हूं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी मेहनत करूंगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, विभिन्न दलों के उम्मीदवार जनता से जुड़ने और उनका समर्थन हासिल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, रुड़की में इस समय क्या माहौल है और किसकी दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है वहां पर? जी माधवी, अगर बात कीजिए, ये जो हमने रुड़की के जो झबरेड़ा गांव है, झबरेड़ा गांव में जो नगर पंचायत के जो इलेक्शन चल रहे हैं, नगर पंचायत के इलेक्शन में जो यहाँ से किरण चौधरी है, ये भावी उम्मीदवार मानी जाती है। जो उनके जो पति है, जो उनके जो परिवार से है, राज्य मंत्री रह चुके हैं और ये पहले विधायक भी रह चुके हैं इन परिवार से। और ये जो इनका कहना है कि जो भी कोई काम हमारे से छूट गया है या किसी कारण नहीं हो पाया है, पहले जो हमारे यहाँ की नगर पंचायत चेयरमैन है, वो मैं पूरा करूंगी और मैं किसी भी तरीके से जातिवाद या किसी परिवारवाद नहीं करूंगी। और रही बात हमारे रुड़की की, रुड़की में जो अभी भी आज हमारे मुख्यमंत्री जी की एक रैली निकल रही है और मुख्यमंत्री जी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि आज 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। और वो जो आज रुड़की की बात की जाए, रुड़की में भी त्रिकोणीय जो मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद वीरेंद्र। निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी ने पौड़ी में प्रेस वार्ता कर अपने घोषणा पत्र के अहम बिंदुओं को जनता के सामने और पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनका मकसद पौड़ी को फिर से पर्यटन की दृष्टि से ऊंचाइयों तक ले जाना है, जिसके मध्य नजर उन्होंने कई ऐसे ही योजनाओं को अपने मैनिफेस्टो में रखा है जिनके ऊपर 25 जनवरी के बाद काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार, साफ सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, पार्किंग जैसे मुख्य बिंदु उनके मैनिफेस्टो में शामिल है, जो पौड़ी की मूलभूत समस्याएं हैं, जिनके ऊपर किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कभी भी गंभीरता से काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता जनार्दन उन्हें जिताकर अध्यक्ष पद पर भेजती है तो इन बिंदुओं पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। इस दौरान व्यापार संघ और 5 पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने हिमानी नेगी को अपना समर्थन भी दिया है। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने खड़िया खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। खनन प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर नुकसान का जायजा भी लिया।
कांडा तहसील अंतर्गत खनन प्रभावित नुकसान का जायजा लेते हुए कांडा में खनन प्रभावितों को विस्थापन और उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग भी की है। बॉबी पवार ने कहा कि बागेश्वर जिले में अवैज्ञानिक तरीके से चलाया जा रहा खड़िया खनन से पर्यावरण के साथ स्थानीय लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की पहल को सकारात्मक पहल बताया है। बॉबी के साथ आंदोलनकारी त्रिभुवन चौहान, भूपेंद्र कोरंगा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने खड़िया खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बॉबी पवार के दौरे को, जो खड़िया खनन के क्षेत्रों में उन्होंने किया है। खनन प्रभावित क्षेत्र में दौरा कर उन्होंने नुकसान का जायजा लिया है। कांडा तहसील अंतर्गत खनन प्रभावित नुकसान का भी उन्होंने जायजा लिया है और कांडा में खनन प्रभावितों को विस्थापन और उचित मुआवजा देने की उन्होंने सरकार से मांग की है। बॉबी पवार ने कहा कि बागेश्वर जिले में अवैज्ञानिक तरीके से चलाया जा रहा खड़िया खनन से पर्यावरण के साथ स्थानीय लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की पहल को उन्होंने सकारात्मक बताया है। बॉबी के साथ आंदोलनकारी त्रिभुवन चौहान और भूपेंद्र कोरंगा भी मौजूद रहे। 23 तारीख को प्रदेश भर में निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन स्तर से सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग द्वारा कमर कस ली गई है। राजधानी देहरादून की बात करें तो चुनाव को पारदर्शी रूप से करवाए जाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। वहीं आज शाम को पुलिस लाइन देहरादून में चुनाव में तैनात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग भी की जाएगी। बताते चले कि आज शाम 5 बजे के बाद किसी भी राजनीतिक दल को जनसभा और जनरैलियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दल केवल डोर टू डोर कैंपेन चलाकर प्रचार प्रसार कर सकेंगे। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं। वहीं 2 दिन बाद 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसमें से 100 वाहन पुलिस को दिए गए हैं और 250 वाहन पोलिंग पार्टियों को दिए गए हैं और 200 वाहन ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं उनको दिए गए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था के लिए कुछ पॉइंट से की जाएगी, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरवटपुर और डोईवाला। आपको बता दें कि 23 जनवरी को अब निकाय चुनाव होने हैं और उसी को लेकर के 2 दिन बाद 25 जनवरी को उसकी वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां अब पूरी कर ली हैं। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए और दूसरा जितने भी ऑफिसर्स लगाए गए हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था हुई है। इसके अंतर्गत लगभग 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसमें से 100 वाहन पुलिस को दिए गए हैं और जिसमें 250 वाहन पोलिंग पार्टियों को दिए गए हैं और 200 वाहन ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं उनको दिए गए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था के लिए कुछ पॉइंट से तैयारियां की गई हैं, जैसे कि जिनमें सम्मिलित हैं देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरवटपुर और डोईवाला नाम के क्षेत्र। बागेश्वर जिला मुख्यालय में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हुई। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत 6 दिन की नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली, जो पॉलिथीन में लिपटी हुई थी। पता तब चला जब वहां से गुजर रहे लोगों ने मासूम की किलकारी सुनी। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मौके से नवजात बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मासूम पूरी तरह से अस्वस्थ बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मां की ममता की मिसाल दी जाती है, वहीं अब बागेश्वर जिला मुख्यालय में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हो चुकी है। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत 6 दिन की नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली है, जो पॉलिथीन में लिपटी हुई थी। इस बात का पता लोगों को तब चला जब वहां से
लोग गुजर रहे थे और मासूम की किलकारियां उन्होंने सुनी। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके से नवजात बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची है, जहां उसका अब इलाज चल रहा है। अब डॉक्टर के अनुसार बताया जा रहा है कि उस बच्चे की तबीयत पूरी तरह से स्वस्थ है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की मशाल उत्तराखंड के सभी जिलों में भ्रमण कर रही है। मशाल तेजस्विनी हरिद्वार पहुंची। यहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी समेत प्रशासन और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मशाल पैदल रवाना हुई, जो हरिद्वार के कई मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू युवा केंद्र पहुंचेगी। मशाल के स्वागत के दौरान खिलाड़ी और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना सौभाग्य की बात है। खेलों के आयोजन का प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी हरिद्वार जिले में रहेगी और इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल अब जब तत्पर हैं, तो राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी इस समय हरिद्वार पहुंची है। यहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी समेत प्रशासन और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया है। विश्वविद्यालय के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मशाल पैदल रवाना हुई, वहां से जो हरिद्वार के कई मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू युवा केंद्र पहुंची। मशाल के स्वागत के दौरान खिलाड़ी और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि खिलाड़ी और लोगों के भीतर मशाल को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है और 38वें राष्ट्रीय खेलों की हमारे संवाददाता रुपेश वालिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 38वें खेलों की जो मशाल है वो उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर घूम रही है। ये मशाल यहाँ पर हरिद्वार में भी पहुंची है। हरिद्वार में 2 दिन ये मशाल रहेगी। तो इस मशाल का स्वागत करने के लिए जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने मशाल का स्वागत किया। साथ ही साथ जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह और एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने भी मशाल का स्वागत किया है। और मशाल के स्वागत के दौरान जितने भी जो हरिद्वार क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने यही कहा है कि चूंकि 38वें खेल का जो आयोजन है वो हरिद्वार में भी होना है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, तो इसी के मद्देनजर व्यापक तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी समय समय पर यहाँ पर दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य भी समय समय पर रोशनाबाद स्टेडियम पहुंचकर दिशा निर्देश देती हैं और यही संभावना जताई जा रही है कि जो राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हरिद्वार और उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में होना है, वो कैसे भी करके वो सही तरीके से विधिवत संपन्न हो जाए। तो इसी मशाल के स्वागत के लिए यहाँ पर फिलहाल जो जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो लोग मौजूद थे और साथ ही साथ प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। अभी ये फिलहाल जो मशाल है वो 2 दिन के लिए विभिन्न जगहों पर हरिद्वार में विभिन्न जगहों पर जाएगी, जहाँ पर लोग इसका स्वागत करेंगे। जी रुपेश, हरिद्वार के बाद तेजस्विनी मशाल क्या कहीं और कहां पर जाएगी, इसकी कोई सूचना है हमारे पास? देखिए, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में भी ये मशाल जानी है, क्योंकि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भाग लेने वाले हैं। तो वहीं पर फिलहाल ये मशाल को ले जाने की तैयारी है। संभवतः आज ये देहात क्षेत्रों में घूम के फिर अगले गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेगी। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद रुपेश। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।